एवरीवन, आज हम लोग रेट लॉ और रेट कांस्टेंट देखेंगे। दर नियम और दर स्थिरांक। दर नियम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पर आधारित है। हम लोगों ने 11th क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए कोई एक अभिक्रिया है AA प्लस BB और ये दे रहा है उत्पाद। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया दर, ये दर समानुपाती होता है अभिकारक A का सांद्रण, इसके ऊपर मोलों की संख्या का घात हम लेते हैं, और अभिकारक B का सांद्रण, इसके मोल B है। तो ये हमने 11th क्लास में देखा है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में संशोधन करके एक नया नियम आया है जिसको हम कहते हैं दर नियम। दर नियम को समझने के पहले हम अर्हेनियस के टक्करों के सिद्धांत की बात करते हैं। आगे हम लोगों को अर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत इसी अध्याय में पढ़ना है। अर्हेनियस के अनुसार अभिकारक अणुओं के टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये जो टकराने वाले अणु हैं ये ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था को पहुंचते हैं। एक चित्र के द्वारा हम समझते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ देंगे ऊर्जा, y अक्ष पे ऊर्जा, और x अक्ष पर अभिक्रिया की प्रगति। अब मान के चलिए कि यहां हमने अभिकारक अणुओं को प्रदर्शित किया। अभिकारक अणुओं की पहले से ही कुछ ऊर्जा होगी जिसको हम पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। हर पदार्थ में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संचित रहती है। ये हो गई उसकी आंतरिक ऊर्जा। अब ये अभिकारक अणु ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था को पहुंचेंगे। तो जब हम इनको ऊर्जा देना स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। अब ये सारे अणु जो यहां थे यहां पहुंच गए। यहां मान के चलिए हमने 5 अणु लिए, 5 यहां पहुंच गए। अब यहां के बाद ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो या तो ये सभी अणु जितनी ऊर्जा अवशोषित किए हैं पूरी की पूरी ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस अपनी जगह में आ जाए, या फिर उत्पाद बनने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करनी है केवल उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करें और उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो अगर उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये हो गया यहां पर अभिकारक, और ये यहां पर उत्पाद। अब देखिए होता क्या है, सभी अणु उत्तेजित अवस्था को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहां से कुछ ही अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और बाकी अणु वापस अपनी आद्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो अभिक्रिया में जो कुल अणु भाग ले रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये जो कुल अणुओं की संख्या हमने कितनी बताई है, 5, और जो उत्पाद में परिवर्तित हुआ उनकी संख्या कितनी है, 3। इसी अध्याय में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि।
तो ये जिन अणुओं का सांद्रण परिवर्तन हो गया है इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और जिन अणुओं जो टोटल अणु भाग लिए हैं ये कहलाती है अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जितने अणु अभिक्रिया में भाग लिए सब के सब उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए हैं, उनका कुछ अंश उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। यह भी हो सकता है कि पूरे के पूरे अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो यहां पर जो हम लोगों ने घात लगाई है मोलों की संख्या का, तो दर नियम में यहीं पे परिवर्तन करना है। यहां पर मान के चलिए a की घात m और b की घात n। तो यहां जो m और n उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण परिवर्तन हो गया, और a और b कुल अणुओं की संख्या है जो टोटल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहां पर a प्लस b ये कहलाएगा अभिक्रिया की अणुसंख्यता, और यहां जो m प्लस n है ये कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। तो इस प्रकार जो संशोधित द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है उसमें अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर जो घातें हैं उनका मान बदल जाता है और उनको प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहां जो m और n का मान है ये प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। आगे हम लोग इसका प्रायोगिक निर्धारण देखेंगे। तो जो संशोधित द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है इसी को दर नियम कहते हैं, इसको हम देखते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है। अभिक्रिया है ए प्लस बी बी और ये बना रहा है उत्पाद। तो अभी हमने चित्र में देखा कि प्रयोगों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने अणुओं का सांद्रण परिवर्तन होगा। टोटल जो अणु भाग ले रहे हैं स्मॉल a प्लस स्मॉल बी, लेकिन इसका कुछ अंश ही उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि अभिक्रिया दर समानुपाती अभिकारक A का सांद्रण इसकी घात m और अभिकारक B का सांद्रण इसकी घात n। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक का गुणा करेंगे। अभिक्रिया दर को हम लिख सकते हैं dx बटे dt ताक्षणिक दर के रूप में, एक स्थिरांक k a की घात m b की घात n, जहां k दर स्थिरांक है। ये जो m और n है, m व n स्थिर संख्याएं हैं जिनका मान
प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब ये जो m और n का मान है, ये स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम लिख सकते हैं m प्लस n का मान a प्लस b के बराबर हो भी सकता है और नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिक्रिया दर और अभिकारकों के मोलर सांद्रण में ये संबंध दर्शाता है दर नियम। तो दर नियम को हम परिभाषित कर सकते हैं, वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के मोलर सांद्रण में संबंध दर्शाता है, दर नियम या दर समीकरण कहलाता है। और यह प्रायोगिक मानों पर आधारित है। और इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि माना कि एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है, तो यहां अभिक्रिया की दर में जो सांद्रण का पद आएगा उस पे जो घातें हैं वो मोलों की संख्या से भिन्न होती है। एम और एन, मोल क्या है, ए और बी, तो एम और एन, और इस एम और एन का हम निर्धारण प्रयोगों के द्वारा करते हैं। एम और एन का मान ए प्लस बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अभी हम लोगों ने ग्राफ के द्वारा समझा। तो नेक्स्ट हम लोग इस दर स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। ये जो दर नियम है एमपी बोर्ड में संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा गया है। और इसी प्रकार दर स्थिरांक भी एक अलग प्रश्न बनता है कि दर स्थिरांक से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं देखिए। तो आगे हम लोग दर स्थिरांक देखेंगे। हम लोगों ने दर नियम में अभी यहां तक देखा, माना कि एक समान अभिक्रिया इस प्रकार है, ए प्लस बी और ये टी समय पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो हम दर समीकरण को dx बाई dt को इस प्रकार से लिख सकते हैं, के ए की घात m बी की घात m, जहां के एक स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम हो गया दर नियम की तरह। अब इसके आगे हम दर स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि अभिकारकों का जो मोलर सांद्रण है ये इकाई लिया गया है। यदि a बराबर से b बराबर से 1 हो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो dx बटे dt बराबर से k। अभिक्रिया दर का मान किसके बराबर हो गया, दर स्थिरांक के। कब, जब अभिकारकों का मोलर सांद्रण इकाई लेते हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात जब अभिकारकों का मोलर सांद्रण इकाई होता है तब अभिक्रिया दर का मान दर स्थिरांक के बराबर होता है। तो यहां दर स्थिरांक की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान निश्चित होता है। दूसरा हम दे सकते हैं कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। तीसरा हम दे सकते हैं दर स्थिरांक का मान अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आगे हम लोग ताप गुणांक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप में यदि 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जाए तो ये जो दर स्थिरांक का मान है 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो ये एक प्रश्न हुआ कंप्लीट कि दर स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। यहां एक और प्रश्न बनता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है
कि अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर दे सकते हैं। हम लोगों ने अभिक्रिया दर भी देख लिया है, दर स्थिरांक भी देख लिया है। तो सबसे पहले अगर अभिक्रिया दर को परिभाषित करना चाहें तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया की दर कहते हैं। जबकि दर स्थिरांक क्या है? यह है दर समीकरण। तो दर समीकरण में एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम दे सकते हैं कि अभिक्रिया दर का मान अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि दर स्थिरांक का मान अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा अंतर, अब हमने देखा है कि अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, समय बीतने के साथ अभिक्रिया की दर कम होती है, क्योंकि अभिकारकों का मोलर सांद्रण कम होगा तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। तो समय बीतने के साथ अभिक्रिया दर में कमी होती है, लेकिन दर स्थिरांक का समय से कोई लेना देना नहीं है। ये तो स्थिरांक होता है, हर समय स्थिरांक होगा, चाहे प्रारंभ में अभिक्रिया के नापे या अभिक्रिया के अंत में नापे, दर स्थिरांक का मान हमेशा स्थिरांक होगा। तो हमें 4 अंक के प्रश्न में 4 अंतर देने होंगे। 3 अंतर हम लोगों ने देखा, चौथा अंतर हम इकाई का देंगे। जैसे यहां पर हम अभिक्रिया दर की इकाई देखना चाहें तो यह है dx बटे dt। dx क्या है? सांद्रण वाला पद। सांद्रण का क्या होता है? मोल बटे लीटर, और ये है सेकेंड। तो जब सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, लीटर भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई अभिक्रिया दर की इकाई। अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। आगे हम लोग अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे। अलग अलग कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं और भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ये जो दर स्थिरांक की इकाई है वो बदल जाती है। तो दर स्थिरांक की इकाई अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जबकि अभिक्रिया दर की जो इकाई है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो इस प्रकार हम लोग 4 पॉइंट दे सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना है।